नमस्ते बच्चों। देखिए, आज का जो इस वीडियो में विषय है वो कक्षा 10वीं के लिए जो अर्थशास्त्र का जो भाग है उससे संबंधित है। कक्षा 10वीं का जो अध्याय 14 है, आर्थिक अवधारणा एवं नियोजन, इस अध्याय का हम इस वीडियो में पहले भाग में विश्लेषण अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और अंत में इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने प्रश्नों को कमेंट्स बॉक्स में डालकर पूछ भी सकते हैं। देखिए, आर्थिक अवधारणाओं को समझने की दृष्टि से हमको आर्थिक पहलुओं पर चर्चा करनी पड़ेगी और आर्थिक जगत के कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं उनको हमको पहले समझना पड़ेगा, तब जाकर के आर्थिक अवधारणाएं हमारे समझ में आ सकती है। तो उसी संदर्भित रूप में पहला बिंदु है जो महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय क्या है, इसका महत्व और उद्देश्य हम पहले दृष्टिकोण में देखते हैं। वैसे तो आमतौर पर हम आय से तात्पर्य आमदनी से लेते हैं, लेकिन जब राष्ट्र की आय का विषय आता है तो ये एक विस्तृत शब्द हो जाता है और इसको समझने की दृष्टि से हमें कई बिंदुओं को विश्लेषण करना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति या परिवार की जो आय है वो उसके सामाजिक, भौतिक जीवन एवं परिस्थिति तथा उसकी आर्थिक प्रगति की व्याख्या करती है। उसी अनुरूप किसी भी देश की राष्ट्रीय आय की गणना उस देश की अर्थव्यवस्था को दृष्टिगत करती है, अर्थात किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को समझने के लिए उस देश की राष्ट्रीय आय को समझना जरूरी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का ही विशेष महत्व होता है। तो हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय और अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमें निम्न दृष्टिकोणों को देखना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत पहला है कि राष्ट्रीय आय के द्वारा हम राष्ट्र की आर्थिक स्थिति का और आर्थिक प्रगति का ज्ञान कर सकते हैं। दूसरी बात, राष्ट्रीय आय के आधार पर ही हम विभिन्न राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था की और आर्थिक स्थिति की तुलना कर सकते हैं। तीसरा बात है कि राष्ट्रीय आय के द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान एवं उनके सापेक्षिक महत्व को भी हम ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। और चौथा बिंदु है, राष्ट्रीय आय के अनुमानों के आधार पर ही अर्थव्यवस्था के लिए हम भावी नीतियों का निर्धारण कर सकते हैं, अर्थात प्रगति के लिए जो नीति निर्धारण का कार्य है वह राष्ट्रीय आय का अनुमान के बाद ही संभव है। इस प्रकार से हम एक संक्षेप परिचय के रूप में देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय को समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि उसके विभिन्न जो पहलू हैं जिनके लिए वो उपयोगी है, उन सबको यदि हमको स्पष्ट रूप से समझना है तो पहले इस राष्ट्रीय आय को ठीक प्रकार से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना हम विभिन्न राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति की तुलना नहीं कर सकते और राष्ट्र की आर्थिक प्रगति का हम आकलन दुनिया के सामने नहीं बता सकते और विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र हैं जिसके आधार पर देश की नवीन योजनाओं का निर्माण होता है, ये सब आधार
इस राष्ट्रीय आय के ऊपर ही निर्भर है। इसलिए इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय आय को समझना, उसकी गणना करना अति आवश्यक हो जाता है। अतः हम एक परिभाषित रूप में कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय से आशय एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और अंतिम सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के कुल योग को ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रहे कि अंतिम वस्तु या सेवा वह वस्तु होती है जिसका उत्पादन प्रक्रिया में पुनर्संस्करण नहीं किया जा सकता, अर्थात जिसको हम अंतिम वस्तु या सेवा कहते हैं वह पुनः उपयोगी नहीं होनी चाहिए। साथ ही राष्ट्रीय आय देश में उत्पादित सभी साधनों की आय का योग भी होता है, न कि देश के व्यक्तियों की आय का योग होता है। अर्थात यहाँ ये बात समझनी है कि राष्ट्रीय आय में देश में उत्पादित सभी साधनों के मौद्रिक मूल्य के योग से है, व्यक्तिगत आय के योग से नहीं है। अतः हम एक सार रूप में समझ सकते हैं कि एक राष्ट्र के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा सकल राष्ट्रीय आय समान होती है। अर्थात ये जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है इसी को ही हम उस देश की सकल राष्ट्रीय आय कह सकते हैं या मानते हैं। इसलिए और सरल शब्दों में समझने की दृष्टि से हम देखते हैं कि किसी देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया में के योगदान के फलस्वरूप जो आय प्राप्त होगी उस आय का योग ही उस देश की राष्ट्रीय आय माना जाता है। और अधिक सरल भाषा में अगर हम समझते हैं तो विषय यह है कि किसी भी देश में एक वित्तीय वर्ष के अंदर जो भी वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं जिनका अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है वही उस देश की राष्ट्रीय आय मानी जाती है। इस प्रकार से अंतिम रूप से हम समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय आय के अनेक रूप होते हैं और जिन्हें इन रूपों को ही हम राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं कहते हैं। जिस प्रकार से राष्ट्रीय आय की जो अवधारणा है वो राष्ट्रीय आय के विभिन्न रूपों को कहा जाता है, जिनके अंतर्गत मुख्य रूप से कौन कौन से राष्ट्रीय आय के रूप होते हैं, जिसमें आता है सकल घरेलू उत्पाद जिसको हम जीडीपी कहते हैं। दूसरा जो रूप है वो शुद्ध घरेलू उत्पाद जिसको हम एनडीपी कहते हैं। और तीसरा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इसको हम एनएनपी कहते हैं। इसलिए एक अर्थव्यवस्था की निष्पादकता को मापने हेतु या जांचने हेतु प्राय इन तीनों रूपों में से सकल घरेलू उत्पाद को ही अधिक उपयोग में लिया जाता है। अर्थात राष्ट्रीय आय की अवधारणा को ठीक प्रकार से समझने के लिए हमको सकल घरेलू उत्पाद को ठीक प्रकार से समझना पड़ेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमाओं के अंदर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग ही सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अर्थात सकल घरेलू उत्पाद क्या है? उस देश की घरेलू सीमाओं के अंदर अर्थात
देश के आंतरिक भागों में उत्पादित सभी प्रकार की अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य आंका जाएगा, उस मौद्रिक मूल्य को ही उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, अर्थात उस देश की जीडीपी उसको कहा जाता है। जीडीपी का तात्पर्य है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हम अंग्रेजी में जीडीपी कहते हैं। अब यहाँ पर दो नए शब्द आए हैं, उनका अर्थ हमको ठीक प्रकार से समझना है। एक शब्द आया है बार बार, वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष से तात्पर्य है भारत के अंदर भारत का जो वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है वो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 31 मार्च उसका अंतिम दिन होता है, अर्थात 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का समय वित्तीय वर्ष कहलाता है भारत में। दूसरा शब्द आया है उत्पादन। तो उत्पादन किसे कहते हैं? तो उपयोगिता का सृजन तथा मूल्य वृद्धि का सृजन ही उत्पादन कहलाता है। दो शब्द हैं, उपयोगिता का सृजन होना और मूल्य वृद्धि का सृजन होना। इन दोनों शब्दों को हम जोड़ते हैं तो वह प्रक्रिया उत्पादन कहलाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए, राष्ट्रीय आय की अवधारणा को समझने के लिए हमको विशेष रूप से सकल घरेलू उत्पाद और अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ठीक प्रकार से ध्यान रखना पड़ेगा।